एसर्शन रीजनिंग का एसर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को समझ आता है? एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या होता है? यस और नो, ओनली इन द चैट कॉलम। आप लोग सबको अपना माइक बंद करें। लिटिल बिट नो, ओके, चलिए। कुड नॉट हियर, नो, नो, ओके फाइन। कुछ को सुनाई दिया, कुछ को सुनाई नहीं दिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग वो, यू कांट लिसन टू मी प्रॉपरली। मेरी आवाज, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल? आ रही है? ओके फाइन, You are be audible. ओके फाइन। तो चलिए, इफ आई एम ऑडिबल देन इट्स अ गुड थिंग, सो वी शुड स्टार्ट। सब कोई अपना माइक बंद करें, कोई किसी का माइक ऑन नहीं रहेगा। और देखिए आप लोग, हो सकता है कि आज कोई क्लास में एकदम टाइम पे आ गए हो, कल को 2-4 मिनट लेट आएंगे, तो जब भी आप क्लास में आए ना तो माइक अपना ऑफ कर लिया करिए, क्योंकि माइक ऑन रहेगा तो क्लास स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मुझे इको का साउंड सुनाई देता है, और जब तक मुझे इको सुनाई देगा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। राहुल सुंदरम, माइक ऑफ करे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन, जो भी पढ़ा था उसको फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? 1850 सॉरी 1947 से पहले जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका, सब कुछ चैट कॉलम में बताएंगे, फर्स्ट पार्ट आपका क्या था और सेकंड पार्ट आपका क्या था। तो फर्स्ट पार्ट था आपका कंपनी रूल, और सेकंड पार्ट था आपका क्राउन रूल। कंपनी रूल कब से कब तक का था? तो 1773 से लेके 1857 तक का ये कंपनी रूल था। और क्राउन रूल कब से कब तक का था? तो आपका 1850 कब से स्टार्ट हुआ था? सबको बताइए कब से स्टार्ट हुआ था? 1858 से। वंडरफुल। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था। 1858 से लेके 1947 तक का ये क्राउन रूल था। अगेन किसी ने माइक ऑन कर लिया है? आबिद, आबिद प्लीज माइक ऑफ करें। कोई भी क्लास में स्टूडेंट, नए स्टूडेंट आ रहे हैं बीच में, तो प्लीज माइक ऑफ करें, इससे पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, कल को आप भी डिस्टर्ब होंगे। कंपनी रूल में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? तो सबसे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट देखा था? छोटा सा एक एक्ट था जो कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये कब का था? तो 1781 का था, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद क्या देखा था फिर? पिट्स, पिट्स इंडिया एक्ट देखा था ना। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब का था? तो ये 1784 का था। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या शुरू हुआ था? तो यहां से अब चार्टर शुरू होता है, चार्टर एक्ट। वंडरफुल, चार्टर एक्ट। तो सबसे पहला चार्टर कौन सा था? तो 1793 का था। इसके बाद दूसरा चार्टर कब का आया? तो ठीक 20 साल बाद, तो 1793 के ठीक 20 साल बाद क्या होगा? 1813। 1813 के ठीक 20 साल बाद एक और चार्टर आया 1833। और इसके बाद, हाँ, 1833 के बाद कौन सा चार्टर आया? तो 1853 का चार्टर आया, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोगों को क्राउन रूल स्टार्ट करना था, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ा था ये तो देखिए, माइंड मैप जो मैं बोल रहा था ना कि माइंड मैप कैसे बनाते हैं, तो जब आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना तो इसी तरीके से माइंड मैप बनाते हैं कि एक्ट बिफोर 1947 उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका कंपनी रूल है, एक दूसरा आपका क्राउन रूल है। आपको सब कुछ नहीं लिखना माइंड मैप में, आदमी सब कुछ नहीं लिखता है माइंड मैप में। आपको बस क्या करना है, आपने लिखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जितने बच्चे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं कि जो भी कॉपी खोल खोल के बैठे हैं तो प्लीज सबको कॉपी बंद बंद कर दीजिए। कोई भी कॉपी ओपन करके भी नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है, आपको कुछ नोट नहीं करना है।
ये आपको अपने दिमाग को एक्सरसाइज करना है कि आपने जो पढ़ा था वो आपको याद है कि नहीं याद है। तो ये इट्स अ गुड वे टू एक्सरसाइज योर ब्रेन। तो इसलिए जो भी कॉपी खोल के बैठे ना, प्लीज कॉपी बंद कर दीजिए, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद चार्टर शुरू होता है 1793, 1813, 1833, 1853, और उसके बाद आपका क्राउन रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो वन बाय वन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या पढ़ा था, इसमें क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जैसे ही आया था तो इसका क्या मतलब था, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, क्योंकि जो कंपनी था वो अपना इंडियन अफेयर्स में अपना हस्तक्षेप करना चाह रहा था, एंटर करना चाह रहा था, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या आया था, सबसे पहले कंपनी इंडियन अफेयर्स में एंटर करना चाह रहा था, ठीक है। अब इंडियन अफेयर्स में वो कोई भी गवर्नमेंट किसी अदर गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेगा तो वो कैसे करेगा, तो वो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट करेगा। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चेंज हुआ था। तो फर्स्ट सब हेडिंग क्या था, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ था, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, ठीक है। अब जब, हाँ वंडरफुल मुवासिर, आपने बोला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वंडरफुल मुवासिर, इसी तरीके से याद रखते हैं। किसका माइक ऑन हो गया, आप लोग मानते नहीं है मेरी बात को। मैं इतने प्यार से पढ़ाता हूँ, प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, माइक मत ऑन किया करिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, तो बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर बताया, वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बन गया। अब ये क्या अकेले काम करेगा, तो नहीं, इनको कोई असिस्टेंस के लिए चाहिए होगा। तो असिस्टेंस के लिए कौन आए थे, तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया था, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ तो मेंबर होंगे, तो कितने मेंबर थे, तो 4 मेंबर्स थे। अब आप लोग सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं ना, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ थे, तो इंडियन अफेयर्स में ये एंटर किए, एंटर करते करते इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट किया। एडमिनिस्ट्रेशन पे हिट कैसे किया, तो गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको वहां के गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया था, उसमें 4 मेंबर्स थे। अब ये आगे बढ़ेंगे, तो अब इनका क्या काम था कि धीरे धीरे सेंट्रलाइज करना पावर को। तो अब सेंट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, तो सेंट्रलाइजेशन करने के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, तो इनके सब ऑर्डिनेट बना दिया गया था, किनको, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, ओके, वंडरफुल। मद्रास एंड बॉम्बे वर टेकन, वेरी गुड। इसके बाद फिर क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने मेंबर थे, तो एक जज थे और दो, सॉरी तीन, एक चीफ जस्टिस थे, ये जज मैंने गलत बोल दिया, एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे, तो टोटल 4 थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को 13, वंडरफुल। सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था, कौन सा फोर्ट था, कौन सा फोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का, कैलकाटा में। कौन सा फोर्ट था, फोर्ट विलियम, वंडरफुल, फोर्ट विलियम। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने हिट किया, एडमिनिस्ट्रेशन हिट करके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। उसके बाद ये अब धीरे धीरे ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे थे, तो बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। फिर उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स में कुछ चेंजेस लाए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया। अब ये क्या करेंगे, तो अब ये कंपनी के जो रूलर, जो कंपनी में भी कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाया था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, रेस्ट्रिक्टेड 4 ईयर टर्म्स ऑफ, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और क्या रिफॉर्म्स था, 4 ईयर टर्म्स को तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और क्या रिफॉर्म्स था, तो एक याद है, सिंपल सी बात है कि जो भी वहां पे काम कर रहे होंगे वो किसी भी तरीके का गिफ्ट, ब्राइब, वंडरफुल, प्रोहिबिट किया गया था, प्रोहिबिटेड। बस अब आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इतने अच्छे से याद हो गया कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आया था, आप ही लोग बताते चले, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आया था, 1781, वंडरफुल, 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, 1781 एक्ट में।
अब 1781 एक्ट में क्या हुआ था? 1781 एक्ट में क्या हुआ था? दो चीज हुआ था, दो इंपॉर्टेंट। ऐसे एक्ट में तो बहुत सारी चीजें होते हैं, पर जहां से क्वेश्चंस बनते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पे क्वेश्चंस बहुत सालों से पूछा आ रहा है, वो उस सब चीज पर हम लोग फोकस करते हैं, वरना एक्ट पढ़ने बैठिएगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब 1781 एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या हम लोगों ने पढ़ा था 1781 एक्ट में? अब किसी को याद नहीं आ रहा है 1781 एक्ट। ओके, एग्जेम्पशन, वंडरफुल, एग्जेम्प्ट किया गया था। तो किनको एग्जेम्प्ट किया गया था? तो गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को एग्जेम्प्ट किया गया था। किसके जुरिस्डिक्शन से? तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से उनको एग्जेम्प्ट किया गया था। वंडरफुल। और क्या किया गया था? तो गवर्नर जनरल काउंसिल को इंपावर किया गया था कि प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए आप रेगुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए आप रेगुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज याद रखना है, 1781 एक्ट में एग्जेम्प्ट किया गया था गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नर जनरल काउंसिल को इंपावर किया गया था कि आप किसी भी तरीके का रेगुलेशंस बना सकते हैं फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए। ठीक है, अब ये आपका खत्म हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ था, फिर 1781 एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ओवर हो गया। अब हम लोग कहाँ एंटर करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद? अथॉरिटीज फॉर रेगुलेटिंग प्रोविंस, वंडरफुल। अब हम लोग कहाँ एंटर करेंगे? पिट्स, वंडरफुल, पिट्स इंडिया एक्ट में। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? तो 1784 का। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? तो जैसे ही एंटर हुआ ना, तो ये लोग बोले कि अभी एक आदमी क्यों, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो अब एक से दो हो गया, तो डबल गवर्नमेंट यहाँ पे आ गया। पहला चीज क्या आया? डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट आ गया। अब ये डबल गवर्नमेंट क्या था? तो ये डबल गवर्नमेंट क्या था? डबल गवर्नमेंट क्या था? वंडरफुल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किनके लिए था? तो पॉलिटिकल, हाँ, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, वंडरफुल। तो फंक्शंस को डिवाइड किया गया था, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन से फंक्शंस को डिवाइड किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कौन सा फंक्शन था? हाँ हाँ, मैं समझ गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिवाइड किया गया था, आप लोग सबको ये बता रहे हैं, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास कौन सा फंक्शन था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कौन सा फंक्शन था? पॉलिटिकल, ओके। तो देखिए, सी, फाइनेंस। तो सी ओ डी, तो सी फॉर क्या हो गया? ये कमर्शियल फंक्शन, और यहाँ पे इनके पास पॉलिटिकल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन। ठीक है, तो इनको तो अब सेपरेट कर दिया गया, डबल गवर्नमेंट हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल, उस पर कंट्रोल बढ़ाए जा रहे थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनको पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए स्टैब्लिश किया गया था, तो इनको एम्पावर किया जा रहा था, इनको और भी पावर दिया जा रहा था कि आप सिविल से रिलेटेड मैटर हो, आप रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर हो, इन सब से रिलेटेड जो भी मैटर हो, आप इसमें अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो 1773 एक्ट से भी रिलेटेड कुछ हुआ था क्या 1784 में? 1783 में कुछ हुआ था, उसको चेंज किया गया था क्या 1784 में? यस, क्या था? हाँ, वंडरफुल, 423 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वहां पे 4 मेंबर्स के थे, उनको डिक्रीज करके 3 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया था। ओके, अब आपका मीन जो था वो इतना ही था पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या स्टार्ट हुआ था? तो सीरियटम में बताते चलना है, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या स्टार्ट हुआ था? 1793 का चार्टर स्टार्ट हुआ था। अब 1793 के चार्टर में क्या था? तो 1793 का चार्टर जैसे ही याद आया ना, तो उसको दो तरीके से याद कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था इसमें, और एक जुडिशियल रिफॉर्म्स था, जुडिशियल रिफॉर्म्स था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या हुआ था? हाँ हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, वंडरफुल, बहुत लोग सही बता रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि धीरे धीरे गवर्नर जनरल को एम्पावर किया जा रहा था, गवर्नर जनरल को पावर, वंडरफुल, गवर्नर जनरल पावरफुल ओवरराइड्स द काउंसिल, वंडरफुल। गवर्नर जनरल जो थे
वो धीरे धीरे इम्पावर्ड हो रहे थे और वो काउंसिल पे ओवरराइड कर सकते थे, काउंसिल पे, ठीक है। और जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या हुआ था 1793 के जुडिशियल रिफॉर्म्स में, कंपनी के रेवेन्यू फंक्शंस को जुडिशियल फंक्शन से सेपरेट किया गया था। पहले रेवेन्यू को, जो आपका जो कमर्शियल फंक्शन था उसको सेपरेट किया गया था। किससे सेपरेट किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में पॉलिटिकल फंक्शन से। अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल फंक्शन हो गया, एक आपका वो कमर्शियल फंक्शन चल रहा था, उसी में जुडिशियल, तो जुडिशियरी को यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया था। उसके बाद ये तो 1793 का हो गया। अब 1793 के जस्ट बाद क्या होगा? 20 साल। तो 20 साल बाद आप कहाँ पहुंच गए? देखिए कितना जल्दी टाइम गुजर गया ना। अभी आप 1793 पे थे और तुरंत 1813 पे पहुंच गए। 20 साल पास होने में टाइम भी नहीं लगा। अब 1813, तो 1813 का चार्टर में क्या पढ़ा हम लोगों ने? 1813 के चार्टर में एंडेड मोनोपोली, वंडरफुल, मोनोपोली को खत्म किया गया, एंडेड मोनोपोली। और क्या हुआ था? मोनोपोली तो खत्म कर दिया गया था, और क्या गया था? तो लोकल गवर्नमेंट, अब मोनोपोली खत्म हो गया और इनको धीरे धीरे ये चाह रहे थे कि मेरा जो वर्चस्व है वो बढ़ता चला जाए, तो इनको रेवेन्यू को जरूरत पड़ेगा ना, तो लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट थे ये क्या थे? तो ये लोग छोटे छोटे जगह पे पर्सनल टैक्स वगैरह इम्पोज करते थे, लेवी करते थे, और इनके टैक्स लेवी को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डाला गया था, ठीक है। ये आपका 1813 हो गया। अब 1813 के बाद हम लोग कहाँ आते हैं? तो 1833, फिर देखिए 20 साल तुरंत गुजर गया, 1833 में पहुंच गया। अब 1833 में बहुत ही बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1833 में क्या हुआ था? तख्ता पलट। कैसे तख्ता पलट हुआ था? ओके, डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इनको चेंज किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वंडरफुल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको बना दिया गया। और क्या हुआ था? अब कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। वंडरफुल। इसके बाद क्या हुआ था? तो इनका कुछ नाम वाम चेंज हुआ था क्या? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जो होता था, अब वो काउंसिल किस नाम से जाना जा रहा था? तो अब वो इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जा रहा था ना। और गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट के नाम से जाना जा रहा था, गवर्नर जनरल गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जा रहा था, ठीक है। और इंडियन काउंसिल, ओके, हाँ हाँ ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 1833 में जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था सेंट्रलाइजेशन के लिए, वो कब ले किया गया था? अगर क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंट्रलाइजेशन वाज लेड, तो क्या होगा आंसर? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द in which of the following act the foundation stone for centralization was laid in India? Foundation stone for centralization was laid in India. In which of the following act? 1773, वंडरफुल, 1773। और 1773 के बाद 1833 में क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन अपनी पीक पे जाता है, सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे जाता है। तो पीक पे कैसे जाएगा? सेंट्रलाइजेशन पीक पे कैसे जाएगा? हाँ, इट्स पीक, तो पीक पे कैसे जाएगा सेंट्रलाइजेशन? मोर पावर। तो मतलब उन लोगों से पावर छीन लिया गया था। मोर पावर का क्या मतलब है? गवर्नर जनरल को तो पावर इंपावर किया ही जा रहा था, उसके साथ साथ जो पावर दिया गया था किसको? बॉम्बे और मद्रास को जो लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था, वो पावर उनसे छीन लिया गया, ठीक है। तो डिप्राइव कर दिया गया था। ये आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और ईस्ट इंडिया कंपनी में और कोई रिफॉर्म्स आया था 1833 में? अटेम्प्ट किया गया था सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने का, सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट किया गया था। और कुछ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई रिफॉर्म्स? प्लीज कोई कॉपी ऑन नहीं करे, मतलब कॉपी खोल के ना देखे।
ईस्ट इंडिया कंपनी में और कोई रिफॉर्म्स आया था? यस, क्या आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में? कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ था क्या? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल बॉडी था उसको एंड कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओके, वंडरफुल। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब क्या हुआ? तो इतना हो गया। अब हम लोग कहाँ एंटर करेंगे? तो फिर उसके 20 साल बाद, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1833 के बाद हम लोग कहाँ एंटर करेंगे? 1853। अब चार्टर एक्ट 1853 में क्या क्या हुआ था? चार्टर एक्ट 1850, वंडरफुल, डबल गवर्नमेंट को एंड किया गया था। डबल गवर्नमेंट को कब एंड किया गया था? किसने बताया है ये डबल गवर्नमेंट को एंड किया गया था? टेल मी योर नेम। एक मिनट, मैं नेम पढ़ता हूँ। वेट वेट वेट, साइमा जान, आपने बताया है डबल गवर्नमेंट को एंड किया गया था। क्या इसको कोई करेक्ट कर सकता है क्या? डबल गवर्नमेंट को एंड कब किया गया था? इसको कोई करेक्ट कर सकता है? वंडरफुल मुबासिर, 1858 में इसको एंड किया गया था। आप अभी 1853 में चल रहे हैं। 1858 तो थोड़ा आगे है ना, 5 साल बाद पहुंचेंगे। तो ये आंसर, ये गलत है। चलिए, 1853 में और क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स। सिविल सर्विसेज, हाँ चलिए, सिविल सर्विसेज 1833 और 1853 में सबसे पहले आते ही सिविल सर्विसेज वहां पे बंद किया गया था, यहाँ पे ओपन कर दिया गया था, तो सिविल सर्विसेज। अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही तो सेपरेट किया था, गवर्नमेंट के फंक्शन को सेपरेट किया था। यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो चल रहा था, अब गवर्नमेंट के फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया था। गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। अभी तक तो आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल काउंसिल देख रहे थे ना, अभी गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया और एक गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया। इसको सेपरेट किया था सबसे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और क्या हुआ था? नो टर्म ऑफ काउंसिल, वंडरफुल, आपने बहुत सही बताया, नो टर्म ऑफ काउंसिल। 6 मेंबर्स का एडिशन हुआ था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियन सीएफ तो हो ही। से पढ़ा क्या हुआ? आप लोग माइक क्यों ऑन कर लेते हैं? प्लीज माइक ऑन करेंगे फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। प्लीज माइक ऑन नहीं किया करिए। हाँ चलिए, किसी ने बहुत सही बताया है, बिगनिंग ऑफ लोकल एसोसिएशन। लोकल एसोसिएशन स्टार्ट हो चुका था। लोकल एसोसिएशन में 4 मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हुआ था इस एक्ट के अंदर। नया लेजिस्लेटिव काउंसिल इस एक्ट के अंदर क्रिएट हुआ था। और लोकल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में एंड आगरा में। यही पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक। ठीक है, इसके बाद आज हम लोगों को क्राउन रूल स्टार्ट करना है। क्राउन रूल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, अब आप लोग बताइए कि किसी को भी ऐसा लगा कि हमें 1773 से लेके 1853 तक का जो भी एक्ट है, इसमें जो भी एक्ट में जो भी रूल्स वगैरह आए थे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम लगा? किसी को लगा कि अब याद नहीं हो पा रहा है, आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाए? सुपर सर, ओके, थैंक यू। नो सर का क्या मतलब है? अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस इमरान, यू कैन हैव अ क्वेश्चन थ्रू चैट कॉलम, आप चैट में पूछ सकते हैं। ऑसम, बहुत अच्छा सर। गो एवरीथिंग, ऑसम सर, ओके थैंक यू, यस सर, नाइस। ये तरीका सही है। कल आपको थोड़ा फास्ट लग रहा था, आज मैंने उसको कल भी रिवाइज करा दिया, आज भी रिवाइज करा दिया। अब आप ना लाइफ टाइम इस चीज को याद रखेंगे, अगर 2 से 3 बार और आप इस चीज को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, नाइस। चलिए चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं,
चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला ना, एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था, एक एग्जाम में आया था। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूँ। बहुत अच्छा सर, अल्लाह ब्लेस। ओके, थैंक यू मसरत जबीन। आई थिंक दिस इज द टीचिंग मेथड। ओके, टीचिंग मेथड मैंने लर्न किया है, तभी मैं इस तरीके से टीच करता हूँ। आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। मैंने इसको बहुत ही अर्ली टेंडर एज में स्टार्ट किया था। देखिए ये एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक आपका असर्शन है। असर्शन को शॉर्ट में ए लिखते हैं। चलिए फिर आप लोग माइक बंद रखे, माइक प्लीज बंद रखे। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 distinguished between commercial and political function of the British ईस्ट इंडिया कंपनी। ये असर्शन है आपका। और सेकंड पार्ट क्या है? रीजनिंग। रीजन में आर लिखा होता है, रीजनिंग। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 allowed the court of directors to manage the commercial affairs, but created a new body that is board of control to manage political affairs, thus it established a system of डबल गवर्नमेंट। अब इसका आपको आंसर बताना है, तो आंसर में ना कोट्स इस तरीके से दिया रहता है, ए बी सी डी। ए क्या होता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट and R is the correct explanation of A। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है? बोथ A and R are correct and R is not the correct explanation of A। ऑप्शन सी क्या होता है? A is true but R is false। और ऑप्शन डी क्या होता है? A is false and R is true। आप लोगों को आंसर बताना है। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा टफ नेचर का क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ जानने के बाद भी ना, अगर आपको रीजनिंग और असर्शन नहीं पता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर सकते। चलिए आंसर बताइए। सर रिपीट करिए ये क्वेश्चन सर। ओके, देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आपका असर्शन है। इसमें रीजनिंग क्या दे रखा है इस क्वेश्चन का कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 allowed the court of directors to manage the commercial affairs but created a new body, board of control, to manage political affairs, thus it established a system of double government। आंसर आपको बताना है ए बी सी डी डी में से बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बहुत लोग का आंसर ए और बी में फंस सकता है। अब पहले तो असर्शन रीजनिंग क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट। A is false, R is true। मैंने माइक ऑन करने तो किसी को बोला ही नहीं है। अगर आप इस तरीके से माइक ऑन करेंगे तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन फिर आपको नहीं कराऊंगा, फिर मैं आगे पढ़ाने लगूंगा। इसलिए प्लीज माइक ऑन नहीं करना है। ओके, सबका आंसर ए आ रहा है।
देखिए सबसे पहला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ए जहां जहां करेक्ट है वो तो करेक्ट होगा, तो ए इज फॉल्स सिर्फ यहाँ पे बता रहा है, तो डी आंसर हो नहीं सकता है। अब हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स but created a new body, board of control, to manage political affairs. Thus it established a system of double government. तो ये भी एकदम सही बात है। तो यहाँ पे आर भी सही है, तो ये भी सी भी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इट एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश हुआ? तो सही तो है, जब कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को आप अलग अलग करेंगे तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एस्टैब्लिश हो पा रहा है। तो मतलब ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस असर्शन को। ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया। तो डिस्टिंग्विश करने का रीजन क्या था? कि वहां पे डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट इज ए। अब क्या होता है कि क्वेश्चन कभी आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि ये किसका माइक ऑन है? व्हाट आर यू डूइंग सैमी? एक स्टूडेंट पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है, अच्छा लगता है? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 अलाउड द को, यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, इसको अगर हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दे, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर दे। एग्जाम में आप बहुत फास्टली जब पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि सही ही है और आप उसको करेक्ट करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। चलिए अब रैपिड फायर आपको आंसर बताना है। मैं रिपीट करूँ? देखिए रीजनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो सही बात लिखा है ना कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एस्टेब्लिश किया गया था कमर्शियल अफेयर्स के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से था ही, नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया था पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुआ। डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुआ तभी तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया गया। तो ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या रीजन? तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए है। चलिए अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर बताना है विदाउट द ऑप्शन। आप लोग सिर्फ आंसर लिखेंगे। सुनिए मेरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? सिर्फ आंसर आप लोग लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? वंडरफुल, वंडरफुल। yes 1813। मुबशिर कादिर, योर आंसर इज 1813 और सबका आंसर 1773 है। ओके देखिए सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, फोर्ट विलियम्स एट कलकत्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? 1773 होगा। चलिए फिर से सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सब कुछ सुनिए। एकदम कॉपी पेन को छोड़ दिए, सिर्फ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी टेस्ट सीरीज कराऊंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। अभी आपको मैं सब चीज को रिकॉल कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूसेस एट इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन? योर ऑप्शन इज 1833, 1853, 1813। Which of the following British Act introduces Indian civil services as an open competition? जब भी इंट्रोडक्शन का बात होगा तो हमेशा 1853 होगा, और जब भी अटेम्प्ट का बात होगा तो हमेशा 1833 होगा। 1813 तो होगा ही नहीं। 1813 आंसर कैसे बता रहे थे? 1813 आंसर कैसे बता रहे थे?
अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इट मेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी as an administrative body 1833 1813 1853 1858 tell me the answer